Good afternoon, sir. How are you, sir? हाँ भाई, बातचीत बिल्कुल बंद, Hello, शांत, sir. बिल्कुल Hello, sir. पिन ड्रॉप साइलेंस। Hello, sir. क्लास नोट्स निकाल लो फटाफट। कहाँ कहाँ से आ रहे हो यार? हेलो सर। जो भी जिस बैच में है प्लीज वहीं पे क्लासेस अटेंड करो। आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा रस हो रहा है तो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, सो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट। अदरवाइज कुछ दिन बाद चेकिंग हो जाएगी, क्या मतलब है, ठीक है? क्योंकि अब तो ओवरफ्लो कर रहा है इससे ज्यादा हो नहीं पा रहा भाई, है ना? ठीक है, बैठो भाई, जगह देखो यार, क्या कर रहे हो? जगह नहीं है क्या बिल्कुल भी? बातचीत नहीं। हेलो सर। अब बातचीत बंद कर देनी चाहिए ना। देख लो भाई, कैसे भी करके एडजस्ट हो जाओ, ठीक है? कहीं भी कैसे भी बैठ लो, नहीं तो क्लास के बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे पढ़ाना शुरू करना है अब, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी फटाफट। अदरवाइज तुम्हें पता है कि अभी सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट कर लें। भाई कौन हो यार तुम लोग? कहाँ से आ गए हो यार? क्या कर रहे हो? जा भाई, जहाँ जाए। लेट क्यों आया भाई? मैं क्या कर सकता हूँ? बैठ जाए यार, कहीं भी बैठ जाए। देखो यार, आज एडजस्ट कर लो, कल तक कुछ इंतजाम करते हैं ना। कहाँ से आ गए यार इतने? इतने तो कभी नहीं हुए। चलो, कूल डाउन भाई, चिल करो, ठीक है? बैठ जाओ आज तो, ठीक है? क्योंकि अब मैं क्लास का टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, ठीक? तो भाई कल कैसा था एग्जाम? देखो, अब सिर्फ मुझसे बातचीत होगी, आपस में बिल्कुल नहीं होगी, बहुत देर हो गया। यहाँ अंदर एंटर होने के बाद ऐसा लगता है बस का कंडक्टर बना दिया है तुम इधर किसको? बैठो भाई, यार जगह दो इनको। ठीक है, पेपर तो बहुत ही आसान था। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके कल के पेपर में, वैसे तो मैंने रिजल्ट देख ही लिया है, काफी सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी जिनके 80 प्लस फिजिक्स में आ रहे हैं? क्या नाम क्या है तुम्हारा? कितने आ रहे हैं? 85, वंडरफुल। हर्ष कितने? 86। और 84, 84, 82, 90, 82, 85, हाँ, 86, 87, 80, 95। नाम क्या है? अंकित।
हाँ 91 90, हाँ भाई 91 80 93। और कोई बचा रह गया जिससे ना पूछा हो भाई? 12 करके 80 80 100। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नयन, अच्छा तुम ही हो नयन। कब ज्वाइन किया था ऑफलाइन तुमने? शुरू से ही ज्वाइन कर लिया था क्या? ठीक है बैठो। कुशांक कौन है? कितने? नहीं पता? ठीक है चलो भाई मेहनत करो। और जैसा कि हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि आईआईटी कोई टफ नहीं है, और तुम्हारे साथ वाले अगर इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो देखो भाई कहाँ गलतियां हो रही हैं। ठीक है, जब तक हम अपने क्लास नोट्स शीट रेस के हर एक एक क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर लेते, तब तक हमें आईआईटी जैसे एग्जाम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स जिस तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है और इतना इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जेई जैसा पेपर तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, और जो भी इस बैच में स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस बैच के हैं या अदर बैचेस के जो भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भैया होमवर्क रेगुलरली करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारा अपना एक अंदाज है, तो प्लीज इस बैच में क्लास अटेंड ना करना। और तुम्हें लगता हो क्या फर्क पड़ता है, तो वो तो पता चल ही जाएगा, अपने साथियों से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यही है कि हर एक एक बात को जो बहुत ध्यान से सुन रहा है, हर एक बात नोट डाउन कर रहा है, जो स्टेटमेंट उसको बोला जा रहा है उसको लिखता है, और हर वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है जो उसे दी जा रही है, चाहे वो गाइडलाइन कुछ भी हो। ठीक है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, जैसा कि उस दिन भी मैंने बताया था कि अभी काउंसलिंग के राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे उन सभी को कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह मुझे मिल रहे हैं। तो उन मैसेजेस में से मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनमें जो 11th क्या 11th में बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, ठीक है, बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी थी, हमेशा सीखने की एक ललक थी, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज ऐसे स्टूडेंट्स भी आईआईटीज तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यही है भाई कि हमें अपनी तरफ से लास्ट मोमेंट तक बेस्ट एफर्ट्स करने हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स में उस दिन हम रिजिड बॉडी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, रिजिड बॉडीज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, या फिर इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो बॉडी किसी भी तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा हो, या फिर चाहे हम उस पर कितने भी हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, और उन दो पॉइंट्स को सपोज वहां पे कील ठोक करके एक धागे से टाइट करके बांध देता हूं, तो उस बॉडी को आप किसी भी दिशा में कैसे भी फेंक दीजिएगा, और वो बॉडी किसी भी तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा हो, इस बात की गारंटी है कि उस धागे की जो टेंशन है वो कभी भी चेंज नहीं हो। ना तो वो धागा कभी स्लैक होगा, ना तो धागा कभी स्लैक होगा, और ना ही आपने जितनी टेंशन जनरेट करी है
उसके बाद उसमें कम या ज्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी कि रिजिड बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वो सेम होता है। इफ आई से दैट कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज 5 रेडियन पर सेकेंड, तो आपको ये सवाल कभी पूछना ही नहीं चाहिए कि सर ये किस पॉइंट का है, क्योंकि हर पॉइंट का ओमेगा एज वेल एज ओमेगा का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी हैव अ सेम ओमेगा एज वेल एज सेम अल्फा। ये बात बोलने में तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी खास बात है जो कि आगे आपको फिजिक्स में रोटेशनल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओमेगा हर पॉइंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी कैसे सेम हो जाएगी, जरा देखिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो काफी सारे एग्जांपल ले चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक डिस्क है और ये डिस्क पॉइंट ओ के अबाउट ओमेगा से, किससे भाई, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। मैंने इस बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर किए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ठीक, और इफ आई विल आस्क यू कि यार ये बताओ कि ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा। इसको बोलने का तरीका तो ये होता है कि ए पर बैठ करके बी को देख रहे हैं, ए पे बैठ करके बी को देख रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि बी किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए की स्पीड क्या होगी, तो आप जानते हैं कि पॉइंट ए की स्पीड आप लिखेंगे ओमेगा इंटू आर। इफ आई विल आस्क यू कि पॉइंट बी की स्पीड क्या होगी, क्या बोथ ऑफ द पॉइंट हैव अ सेम वेलोसिटी। जो पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर हमसे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछिए तो बोलेंगे ओमेगा इंटू कैपिटल आर। क्या वेलोसिटी हर पॉइंट का भी सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने आपसे ये टर्म पूछा है तो इसका मतलब मैं बेसिकली आपसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन बी ए। क्या ए बी को देखेगा तो उससे उसकी कितनी वेलोसिटी नजर आएगी, क्या ये बता सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, वो बोलेगा ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, नहीं आया समझ, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस जनाब पता है, अगर ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, तो क्या ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हम लिखेंगे आर माइनस आर। समझदार है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ओमेगा को कॉमन ले लिया जाए तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा। अरे तेरी ये ओमेगा तो रिजिड बॉडी का भी था, अरे था या नहीं था, ये ओमेगा रिजिड बॉडी का था और वही ओमेगा बी का एक रिस्पेक्ट में आ रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के तुम दूसरे पॉइंट को देख लेना, बस शर्त यह है कि वो दोनों पॉइंट इसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, और ये ओमेगा वही ओमेगा होगा जो ओमेगा किसका है, रिजिड बॉडी का है। क्या लग रहा है गरीब भाई बंधुओं, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। जैसे ही मैंने ये बात बोली एकदम से बिल्लू उछल के खड़ा हो गया। उसने कहा अभी तो आपने दोनों पॉइंट सेम लाइन पे ले लिए। मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं सेम लाइन पे नहीं लूं तो मेरा आंसर अलग आएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा चलो भाई बिल्लू जो बोल रहा है उसकी बात को भी सुन लेते हैं ध्यान से। मैंने कहा तू बता तेरी चाहत क्या है। उसने कहा मैं अपना पॉइंट यहाँ पे लूंगा। उसे लग रहा था ये इसीलिए कट गया क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे आ रहे थे, सेम लाइन पे आ रहे थे। उसने सोचा कि आज फंसाया जाए आरवाई सर को, तो उसने एक पॉइंट जो था वो यहाँ ले लिया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा देखते हैं भाई। उसने कहा अब मुझे आप ये बता दो कि ओमेगा ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ओमेगा ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। अब देखिएगा ध्यान से, सी की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, क्या इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कितनी होगी, और बी की वेलोसिटी तो हमें दिखाई दे ही रही है। क्या अभी मैं ये बोल सकता हूं बी और सी दोनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी इज अ स्केलर और वेक्टर,
हाँ, ये बोला जा सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या है, लेकिन दिशा तो अलग अलग है ना भाई। तो जरा ध्यान से देखिएगा, उसने बोला कि आप ये बता दो, तो मैंने कहा देख भाई ये लिखना है तो ये लिखने का तरीका है बेटे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सी बी। ये क्या दिखा रहा है ये, अगर मैं सी और बी को जोड़ दूं, अगर मैं सी और बी को जोड़ दूं, तो जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आ रही है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं इसको भी थीटा बोल सकता हूं? वैसे तो मुझे दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू अभी 45 होगी। कितनी होगी? 45 होगी। मैं तो कह रहा हूं कि ये कहीं और भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। क्या अब आप ये वाली चीज कैलकुलेट कर सकते हो? इसे कैलकुलेट करने के लिए आप इसके दो कंपोनेंट करोगे, एक ये वाला कंपोनेंट कितना, एक ये वाला कंपोनेंट कितना। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या समझ में आ रहा है? क्या इसी तरीके से इस ओमेगा के भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं? ये वाला कंपोनेंट बता दो कितना, ओमेगा आर, और परपेंडिकुलर वाला कहां परपेंडिकुलर बनाती है, सॉरी एक, ये एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कितना होगा, ओमेगा आर, हाँ ये है पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसके अलोंग वाला जो कंपोनेंट है उसे कितना, ओमेगा आर साइन थीटा। क्या ये सही लिखा है? और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या लिखूंगा, ये वाला ओमेगा आर कॉस थीटा। क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? तो जल्दी से बताना, अगर मुझसे बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लाइन के अलोंग तो ये दोनों कंपोनेंट सेम होंगे। अब तुम कहोगे सर सेम तो आ ही नहीं रहे, थीटा सेम है, ये वाला थीटा 45 है, और ये भी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम। उस दिन भी मैंने बताया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, सेम। तो जरा खुद ध्यान से देखो, इस लाइन के अलोंग इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, और इसका ये वाला कंपोनेंट, क्या ये दोनों कंपोनेंट सेम आ रहे हैं? तो रिलेटिव निकालोगे तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको क्या मैं उल्टा करके जोड़ दूं इसमें? अरे नहीं आया। अगर उल्टा करके जोड़ोगे तो जल्दी बताओ क्या बन रहा है तुम्हारा, हाँ? इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, टू ओमेगा आर, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, टू ओमेगा आर साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं, बटे रूट टू आर। लोगों ने कहा कहां सेम आ रहा है देख लो। मैंने कहा बेटे ये बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, क्या तुम्हें थीटा की वैल्यू 45 दिखाई दे रही है? अगर तुम जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या ये फिर से ओमेगा के बराबर आ जाएगा? लो बात कर, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आज के बाद तुम चाहे ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल लेना, या फिर ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेना, चाहे ओमेगा ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, किसी भी एक पॉइंट का ओमेगा दूसरे पॉइंट के रिलेटिव निकाल लेना, ये हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और ये वही आएगा जो किसका है, रिजिड बॉडी का। नोट डाउन दिस। बातचीत नहीं, देखा ना लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखवाया था उस दिन, एक बार फटाफट।
लिखवा तो दिया ही था। ये खुद से बनाना, ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छाप लिए हो क्या? तो देखो, ये मैंने आज पहली बार बता रहा था इसलिए बता तो दिया, लेकिन आज के बाद इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे आंख बंद करके क्या लिख दोगे? ओमेगा। अगर रात में भी कोई लात मार के उठा दे और पूछेगी एक पॉइंट का ओमेगा दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ, तो क्या बोलोगे? सेम। क्या सेम होगा? और ये भी पता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सा मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? अगर एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखोगे रिजिड बॉडी में, तो वो दूसरा पॉइंट आपको हमेशा सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की दूरियां कभी भी बदल नहीं सकती। ठीक है, अब देखिए भाई, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, लेकिन पता तो चले कि भैया कौन सा बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, कौन सा बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। क्योंकि रोटेशनल मोशन में सारे फॉर्मूले सब चेंज हो जाएंगे। अब तुम्हें यही नहीं पता कि ये रोटेट कर रहा है ट्रांसलेट कर रहा है, तो क्या मतलब है पढ़ने का? तो पहले तो हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। सुनने से तो लगता है इसमें क्या है, ये तो मेरे को वैसे ही पता है। अभी जब बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज पहली बार सुनी है और इससे पहले मुझे नहीं पता थी। क्या बातें? ध्यान से सुनेगा। डिफरेंट टाइप्स के मोशंस होते हैं दुनिया में। जितने भी मोशंस हैं उनको हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है क्या? कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन ये दोनों ही ट्रांसलेशनल मोशन के ही दो डिफरेंट टाइप्स हैं। और अगर बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन भी दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट और एक फ्री एक्सिस के अबाउट। बेसिकली हमारा रोटेशनल मोशन में अभी फोकस इस पे रहेगा कि वो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस उसकी क्या है? फिक्स। जब हम ये सीख जाएंगे तो बाद में इस पे फोकस करेंगे। हाँ सर ठीक है, समझ आ गया, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन को समझ लेते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक मोमेंट पर इस बॉडी के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करूं। ऑब्वियस सी बात है, रिजिड बॉडी है, एक पॉइंट होंगे या बहुत सारे पॉइंट्स होंगे? क्या सहमत हो? मान लो इस बॉडी के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया 1, और एक मोमेंट पर मैंने पूछा भाई तेरी वेलोसिटी क्या है, तो इसने बोला भाई मेरी जो वेलोसिटी है वो v0 है। कितनी है वेलोसिटी? v0।
तो गारंटी है कि इस मोमेंट पर इफ दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग अ ट्रांसलेशनल मोशन, अगर ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इस मोमेंट पर क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसकी अगर वी नॉट है तो मैं बिना देखे बोल सकता हूं कोई भी पॉइंट ले लेना। तुमने कहा हम जे वाला लेंगे, हमने कहा ले लो भाई, इसकी भी क्या होगी। किसने कहा हम जे वाला लेंगे, हमने कहा कोई भी ले लो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईच एंड एवरी पॉइंट विल ऑलवेज हैव अ सेम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। क्या ये बात समझ आई। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो क्या मुझे ये स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि मैंने ये जो वेलोसिटी बताई है वेलोसिटी किस पॉइंट की है। मैं सिंपली बोल सकता हूं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड। बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड बताया ये किसी एक पॉइंट की है या हर पॉइंट की है। नहीं आया समझ। अब देखना, अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसलेट, और तुम ये कह रहे हो कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो सपोज थोड़ी देर में ये बॉडी इधर पहुंच गई, दोबारा से जब मैंने फोटो खींचा तो ये बॉडी इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है। इस मोमेंट पर मैंने वन से पूछा तेरी वेलोसिटी क्या है, उसने बोला v1, उसने क्या बोला v1। तो गारंटी है कि इस समय इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी। ऐसा करो v1 मत लो, नहीं तो वो 2 और 3 वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, है जब उसको v1 ले रहे हो तो हमें v2 लो। तो ऐसा करते हैं इसको कुछ और ले लेते, v नॉट दैट क्या, तो ये कहेंगे इसकी भी क्या होगी और इसकी भी क्या होगी। अगर पाथ हर पॉइंट का स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो ये कर्वीलिनियर मोशन है। कैसा मोशन है, कर्वीलिनियर। अगर ये पाथ स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये पाथ स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता, ट्रांसलेशनल। रेक्टिलिनियर क्या होता, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स 1D में आपने यही पढ़ा है, ठीक है। अब सपोज थोड़ी देर बाद ये बॉडी दोबारा से यहां आ गई, तो अगर मैंने इस पॉइंट से पूछा तेरी वेलोसिटी इस मोमेंट पर क्या है, तो इसने बोला मेरी है v नॉट डबल डैश। तो क्या इस बॉडी पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इस मोमेंट पे सेम होगी या अलग अलग होगी, सेम होगी या अलग अलग होगी भाई। जब हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही है तो क्या मुझे अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी बताने की जरूरत है, या मैं सिंपली बोल सकता हूं कि इस बॉडी की वेलोसिटी ये है। अरे बोला जा सकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम ही है भाई किसी एक मोमेंट पर, अब ये मोशन करते हुए इधर आ गया, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इंटीग्रल ऑफ v इंटू dt, लेकिन v हर मोमेंट पे हर किसी का सेम है, तो हर किसी के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा अलग अलग होगा। क्या एक्सेलरेशन भी सबका सेम होगा। तो जब सब कुछ सबका सेम ही चल रहा है भैया, तो इतनी मेहनत काहे कर रहे हो। लोगों ने कहा ऐसा करो ना यार, ये बॉडी इतनी बड़ी बड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया तुम शेप बना बना करके दिखा रहे हो, ठीक है, काहे बना रहे हो, जब सबका ही सब कुछ सेम है तो सीधे ये बोलो ना इस बॉडी का मास बताओ। मैंने कहा m, मैंने क्या बोला m, तो आप सीधे यहां पर ये मान लो कि एक m मास का, क्या एक m मास का पार्टिकल है जो इस मोमेंट पर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो उसे हम एज अ पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, और यही किया तुमने आज तक। आज तक की मैकेनिक्स जो तुमने पढ़ी है वो एक सिंपल पार्टिकल के लिए तो पढ़ी है। तो आज के बाद जब तुम्हें पता है हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है तो सीधे बोलो ना एक m मास का पार्टिकल आगे कितने से जा रहा है, v नॉट से जा रहा है। अब देखना, अगर मुझे किसी मोमेंट पर मोमेंटम लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, मोमेंटम, तो मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर एक पॉइंट है या बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मेरे को लिखने का तरीका तो वैसे ये होना चाहिए था, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अरे यही होना चाहिए भाई। क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हर पॉइंट की वेलोसिटी किसी एक मोमेंट पर सेम है या अलग अलग है। अरे सेम ही है ना भाई। तो सीधे सीधे हमने कहा ये सब नहीं करेंगे हम भाई, हम सीधे लिखेंगे क्या, टोटल मास इनटू सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो सीधे सीधे लिख दो इसको v।
और यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा स्पेसिफाई रहता है, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। सीधे ये लिख दो, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि सब साथ चल रहे हैं, सब क्या चल रहे हैं, साथ। तो ऐसे मान सकते हैं ये v नॉट इंटू ये। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती, क्या पूछी जाती, तो इतना तामझाम क्या, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत है क्या, जब तुम्हें ये पता ही है कि हर पॉइंट की स्पीड एक मोमेंट पर सेम है, तो आप सीधे सीधे बोलो ना, हाफ m इंटू VCM², खत्म होगी बात। ये फिजिक्स आप पढ़ चुके हो, ये वाली फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके हो। सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी किसी एक मोमेंट पर, हमेशा नहीं, इस बात को समझो, क्या हमेशा पॉइंट 1 की वेलोसिटी सेम है, नहीं, किसी एक मोमेंट पर इस बॉडी पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इसे एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकता हूं, और अगर एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहा हूं तो मैं इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो वो कर्वीलिनियर है, और स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो क्या है, रेक्टिलिनियर है। क्या ये बात समझ आ गई? इसी बात को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। लोग कहते हैं कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो ये ट्रांसलेशनल मोशन है या नहीं है, तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप क्या करो कि इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक लाइन बना लो, ये बना दी। अगर समय के साथ इस लाइन का ओरिएंटेशन, क्या बेटा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, मान लो ये मैंने ऐसे एरो बना दिया, अगर ये एरो हमेशा ऊपर ही रहा, अगर ये एरो हमेशा ऊपर ही रहा, तो ये गारंटी है ट्रांसलेशनल मोशन है। कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। इसी बात को ऐसे बोला जाता है, अगर आपने बॉडी के साथ कोई एक्सिस अटैच कर दी, कोई एक्सिस क्या कर दी, अटैच कर दी, और उस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी चेंज नहीं हुआ, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल। जैसे कि क्या मतलब है इस बात का, लाओ भाई कॉपी वॉपी दो, कुछ लिखोगे किसमें, लिखोगे किसमें, शीट वीट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, रंग बिरंगी नहीं, कोई प्लेन है, कोई नहीं, नहीं ये ले, चलो मान लो ये एक बॉडी है, क्या है, बॉडी, कितने पॉइंट हैं इस बॉडी के ऊपर, है, वंडरफुल, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक इस बॉडी के ऊपर लाइन बना दी, क्या ये लाइन सभी को दिखाई दे रही है? अबे घर ले जाओगे क्या उसे, बैग में रख लो उतार के, चलो आ नहीं पाएगा, खोल के रख लो। तो मान लो ये XY प्लेन है, तो ये एक्सिस कहां पर है, Y के अलोंग है। किसके अलोंग है, क्या ये दिखाई दे रही है गरीबों, क्या सभी को दिखाई दे रही है? अब देखना ध्यान से, देखते रहो इसको, ठीक है। अब ये मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है, ये मोशन कैसा है, हाँ, क्या इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? पक्का। मैं इसको इस तरीके से लेकर के जा रहा था किसी एक मोमेंट पर, किसी एक मोमेंट पर, सपोज वो मोमेंट ये है, इस मोमेंट पर मैंने ये बोला कि इसके ऊपर प्रेजेंट इस पॉइंट की वेलोसिटी 5 है, तो कसम है इस बात की कि इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट क्या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी 5 ही है? क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला अगर इसका एक्सेलरेशन 10 है, क्या है 10, तो क्या तुम ये पूछोगे कौन से वाले का है? क्या हर पॉइंट का सेम ही है क्या? नहीं आया समझ? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, जो एक्सिस आपने इस बॉडी के साथ अटैच कर दी है, क्या उस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी भी बदल रहा है? क्या एक्सिस का ओरिएंटेशन हमेशा सेम है? तो देखो बोलने के तरीके दो होते हैं, एक तरीका तो ये है कि ईच एंड एवरी पॉइंट must have a same velocity and acceleration at a moment, और एक तरीका होता है if you attach the axis with the body then its orientation remains unchanged। नहीं आया क्या? देखना भाई, देखना भाई, देखना, ये इस तरीके से मोशन हो रहा है, लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन है, लोग कहते हैं तुम्हारे लिए रोटेशनल है क्या? फिजिक्स वाले कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या तुम? लोग कहते हैं अरे भाई घूम रहा है रोटेशनल है। भाई ये रोटेशनल है क्या? ये क्या है? ये एक सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन है। लोगों ने कहा कैसे पता चला? मैंने कहा सर ने बताया, एक लाइन खींच दो, लाइन को देखते रहो बस। किसको देखते रहो? क्या तुम्हें लाइन घूमती हुई दिखाई दे रही है क्या? क्या हम ये कह सकते हैं ये एक सिंपल कर्वीलिनियर मोशन है?
और कर्वी लीनियर में भी एक स्पेशल केस है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? क्या सर्कुलर रोटेशनल होता है क्या भाई? ऐसा कोई जरूरी? क्या ये तुम्हें इस समय रोटेशनल मोशन दिख रहा है क्या? ये कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है। क्या क्लियर है क्या भाई? नोट डाउन दिस, बाद में लेना। कितने हैं तुम्हारे? बता दो, शर्मा क्यों रही हो? हाँ, कहाँ से आए हो भाई तुम लोग? कौन से देश के हो? क्या अफगानी लोग आ गए हैं क्या इधर? क्या इनका प्लेन लैंड कर गया क्या इधर? ये पता नहीं, ये दो लोगों के अटेंडेंस कार्ड ये यहाँ पे गिर गए थे, उत्कर्ष मिश्रा और प्रतीक। क्या नाम है? उत्कर्ष, 5 रुपए दे देना। प्रतीक, दस। चलिए, एक ये जो भी समझाया गया है इसके बारे में कुछ लिख भी लेते हैं, ठीक है? In translational motion, velocity and in translational motion, velocity and acceleration, velocity and acceleration of each and every point on a rigid body, each and every point on a rigid body will be equal to each other, will be equal to each other at every instant of time, at every instant of time. Next, if a rigid body performs, if a rigid body performs the translational motion, if a rigid body performs the translational motion, then it can be considered, as a particle. Then it can be considered as a particle. Next point. In this motion, the orientation of our axis, attached with a body, remains same. तो भाई ये कहानी थी ट्रांसलेशनल मोशन की। कोई गरीब भाई बंधु जिसको ये पूछना हो कि ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, क्लियर है क्या सभी को? ठीक है भाई, अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज rotational motion.
जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। या इसी को देसी भाषा में कुछ लोग प्योर रोटेशन भी बोलते हैं, लेकिन प्योर या इम्प्योर तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्योर ही प्योर है, लेकिन फिर भी देसी भाषा में इसे क्या बोला जाता है? प्योर रोटेशन। देखते हैं भाई ये क्या है भाई। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है और ये इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रहा है। ऐसे आपने अपने जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि ये दरवाजा, पंखा, ये जितने भी एग्जांपल जो मैं इस समय नाम ले रहा हूं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हैं किसके? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। सर इसको फिक्स एक्सिस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं वो एक्सिस रुकी हुई है, वो एक्सिस रुकी हुई है, वो एक्सिस चल नहीं रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? फिक्स एक्सिस रोटेशन। अब इस बॉडी के ऊपर कितने पॉइंट हैं? एक या बहुत सारे? बहुत सारे। हमने कहा भाई वन के बारे में जान लेते हैं कि क्या कर रहा है वो। तो हम वन के पास गए और उससे पूछा भाई क्या हाल है तेरे? तो उसने कहा देखो भाई ऐसा है, बॉडी घूम रही है तो बॉडी के साथ हम भी घूमेंगे। हमने कहा घूमन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो अगर ये डिस्टेंस r1 हुआ बेटे, क्या हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है किसी एक मोमेंट पर, क्या वो ओमेगा r1 होगी? हमने कहा चलो भाई वन से बात करी तो वन ने बोला कि हम तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और हमारा जो सेंटर है वो सेंटर एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? एक्सिस पे। हमने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करने दो इनको जो कर रहे हैं। हमने कहा किसी और पॉइंट को पकड़ो। हमने कहा पॉइंट 2 के पास पहुंचे भाई। जैसे ही हम पॉइंट 2 के पास पहुंचे हमने कहा और भाई क्या हाल है? उसने कहा पहले डिस्टेंस बताओ मेरा एक्सिस से। तो हमने कहा भाई r2 है भाई। नाराज क्यों हो रहा है भाई? है ना। हमने कहा भाई क्या हाल है? कहता बढ़िया एकदम। हमने कहा ये बताओ कि तुम कौन सा मोशन कर रहे हो? तो उसने कहा जो वन कर रहा है हम वही कर रहे हैं, जो वन कर रहा है वही हम कर रहे हैं, मतलब हम भी यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि वन जिस रेडियस में घूम रहा है वो, अब मैं जिस रेडियस में घूम रहा हूं वो r2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मोमेंट पर वन की स्पीड क्या होगी? ओमेगा इंटू और 2 की, लोगों ने कहा ओमेगा सेम क्यों ले लिया? इससे पहले कुछ और बोल पाते, मैंने चमका दिया। और पीछे नाला दिखाई दे रहा है, पीछे नाला दिखाई दे रहा है क्या भाई? छोटी गंगा बोल करके उसमें फेंक दिया गया उसको। मैंने कहा ओमेगा तो हर पॉइंट का ही क्या होगा? सेम ही होगा। तो मैंने कहा इस मोमेंट पे पॉइंट 2 की जो स्पीड है वो ओमेगा r2 है और इसकी स्पीड ओमेगा r1 है। क्या दोनों की स्पीड अभी सेम है या अलग अलग है? लेकिन एक बात कॉमन है, क्या दोनों ही सर्कुलर कर रहे हैं? क्या दोनों के ही सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं? हमने कहा वाह भाई वाह। हमने कहा कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ कर लाओ, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ करके लाओ जो सर्कुलर ना कर रहा हो, जो सर्कुलर ना कर रहा हो इस बॉडी के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स थे जो एक्सिस पे बैठे हुए थे। कहां बैठे हुए थे? एक्सिस वाले बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, हलुआ एकदम। उनसे जाके पूछा भाई क्या कर रहे हो? कह रहे आराम कर रहे हैं भाई। हमने आराम कर रहे हो? तुम्हारे भाई बंधु तो घूम रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं? हमें एक्सिस पे बिठा दिया है। कहाँ बिठा दिया है? एक्सिस पे। तो इस एक्सिस पे लाई करने वाले क्या सभी बंधु आराम से चाय पानी का नाश्ता कर रहे हैं भाई? मतलब एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट मूव नहीं कर रहा। लेकिन इसके अलावा किसी को भी देख लो, किसी ने कहा सरफेस पे लेकर के देखो, क्या पता सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का अलग तरीके का मोशन हो रहा हो, क्योंकि वो एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं अच्छे से। तो उनको जाकर के देखा गया, उनसे पूछा भाई तेरा डिस्टेंस क्या? इसने बोला r3, और मैं भी क्या कर रहा हूँ? सर्कुलर ही कर रहा हूँ। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए जो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट, क्या बेटा? हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर। और हर सर्कल का क्या रेडियस सेम है? क्या प्लेन सेम होगा? ना भाई, प्लेन भी तो अलग अलग है। ये इस प्लेन में घूम रहा है, ये इस प्लेन में घूम रहा है, ये इस प्लेन में घूम रहा है। प्लेन अलग अलग है
लेकिन सारे के सारे प्लेन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? क्या सबका रेडियस सेम है? क्या सेम है क्या भाई? क्या सबकी स्पीड सेम है क्या? तो इस चैप्टर में अभी हमारा फोकस इसी तरीके के मोशन पे होगा। इंटरेस्टिंग बात जो हमें यहां से समझ में आई वो ये समझ में आई कि अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेट कर रहा होता है तो उसमें ईच एंड एवरी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसका सेंटर कहां पे लाई करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या सहमत हो? इसी बात को बोलने का एक और तरीका है, अगर आपने उस बॉडी के ऊपर कोई एक एक्सिस बना दी, बस शर्त यह है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, क्या ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है? मिट गई है, दोबारा से बना देते हैं, थोड़ा एरो भी बड़ा बना देते हैं। क्या ये देख पा रहे हैं भाइयों? क्या सभी को दिखाई दे रहा है? अब जरा ध्यान से देखना, किसको? एरो को। जरा देखना, इस बॉडी को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, ठीक है? क्या आपको एरो का ओरिएंटेशन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है क्या? क्या दोबारा से घुमा के दिखाऊं क्या? किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है बॉडी? इस वाली एक्सिस के। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाली एक्सिस, मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस? क्या जेड एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नहीं है? तो क्या यहाँ पर एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अगर मैंने बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसी लाइन बना दी जो बस शर्त है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो वो ट्रांसलेशनल नहीं है। वो ट्रांसलेशनल नहीं है। वो क्या है वो तुम देख लेना, लेकिन वो ट्रांसलेशनल नहीं है। और अगर वो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस फिक्स हो गई तो वही मोशन क्या है? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। क्या लगा, कुछ समझ में आया क्या? तो क्या सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सेम है, अलग अलग है भाई? अगर आपसे बोला जाए भाई साहब ये वाला मोशन, क्या ये सर्कुलर वर्कुलर, क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? और जे वाला मोशन, ये दोनों अलग अलग तरीके के मोशन है और दोनों की मैकेनिक्स अलग अलग है। आज तक की फिजिक्स जो तुमने पढ़ी थी वो जे वाई पढ़ी है। कौन सी वाई? जे वाई। जिसमें काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हाफ एम वी स्क्वायर। क्या लिखते थे? क्या हम ये पूछते थे वी किस पॉइंट का है? क्यों नहीं पूछते थे? क्योंकि वी हर पॉइंट का क्या होता था? सेम होता था। लेकिन आज ऐसा इधर नहीं कर सकते। क्या वी हर पॉइंट का सेम है? क्या अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी, क्या तुम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो? क्या हुआ? मैंने बोला कि भाई साहब, लोगों ने कहा हाँ बोलो, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो लोगों ने कहा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बोला? हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वी किस पॉइंट का? उसने कहा बॉडी का। लेकिन मैंने कहा बॉडी पे तो अलग अलग पॉइंट का वी सेम है, अलग अलग है। तो मैंने कहा भाई वी तो अलग अलग आ रहा है, आर वाई रॉक्स बिल्लो सॉ। उसने कहा यार फंस गए यहाँ तो उसने कहा, उसको एक पॉइंट याद था क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ के आया था, तो उसने बोला सेंटर ऑफ मास का। बचना तो था ही भाई, कभी कभी ऐसा होता भाई अंडर प्रेशर अब आंसर तो देना, नहीं तो गजब बेइज्जती हो जाएगी क्लास में भाई, माहौल सेट है। तो उसने बोला वेलोसिटी किसकी? उसने बोला सेंटर ऑफ। मेरे हाथ में ही कॉपी थी भाई। मैंने कहा इसका सेंटर मास का? उसने कहा जेरा। एक बात बताना, ये जो सेंटर ऑफ मास है क्या ये तुम्हें चलता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन ये बॉडी तो घूमती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा है? मैंने कहा तेरे हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन ये तो चल रहा है। अब फंस गए। क्या हो गए? फंस गए। मतलब एक बात तो तय हो गई कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे पता नहीं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर लिखने में लोचा है। क्या लोचा है भाई? क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो आज ये बात तो समझ आ चुकी है कि भैया एनर्जी का ही फॉर्मूला बदल गया। आगे की बात तो छोड़ो, एक काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला याद था वो भी यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगा पा रहे हैं। ये संकट क्यों आ गया जल्दी से बताइए? क्योंकि स्पीड सभी पॉइंट्स की सेम है या अलग अलग है? क्या गरीबों समझ पा रहे हो? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो था फिक्स एक्सिस रोटेशन। कौन सा रोटेशन? तो सर क्या क्या याद रखें? मैंने कहा याद कुछ नहीं रखना, बस देखते रहो माहौल का
आनंद लेते रहो। इसके अलावा बाद में एक और मोशन पढ़ेंगे, फ्री एक्सिस। कौन सा एक्सिस? फ्री एक्सिस रोटेशन। फ्री एक्सिस का मतलब है बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो एक्सिस फ्री मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव। इसका एक एग्जांपल लेंगे, अगर साइकिल का टायर देखे हो कभी, टायर तो टायर होता है, चाहे साइकिल का हो चाहे कार का हो, कोई दिक्कत वाली बात। कैसा चलता है? क्या वो एक ही जगह घूमता रहता है? क्या वो इस तरीके से घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है? बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है, क्या वो एक्सिस रुकी हुई है, आगे बढ़ रही होती है? पक्का? तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वही एक्सिस चलने लग जाए तो हम उसको फिक्स एक्सिस बोलेंगे या फ्री एक्सिस बोलेंगे। नहीं आया समझ में? तो ये वाला मोशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो सीख ले। पहले चीजों को रोक करके तो सीख ले, फिर उसके बाद चला भी देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? क्या तुमने कभी जीवन में साइकिल चलाई है क्या? बैलगाड़ी वाले लोग साइकिल पे आ गए हैं क्या? तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, एक बात समझ आ चुकी है। क्या एक बात समझ आ चुकी है कि मान लो तुमने लगाए साइकिल के ब्रेक, चलो ब्रेक नहीं लगाए, मान लो अभी गए, साइकिल का लगा हुआ है ताला। क्या लगा हुआ है? ताला। ताला लगा हुआ है पीछे वाले उसमें टायर में, ठीक है। तुम हो चोर, तुमने कहा यार साइकिल चुरानी है, ताला तुम तोड़ नहीं पाए, ताला तुम तोड़ नहीं पाए, तुम उस साइकिल को ऐसे रगड़ के आगे ले जा रहे हो। क्या फील आ रही है? पूरी पूरी फील आ रही है भाई। अगर तुम पीछे वाले टायर को देखो, रियर व्हील को, किसको देखेंगे भाई? रियर व्हील को देखेंगे। क्या रियर व्हील में ताला लगा हुआ है क्या? अगर ताला लगा हुआ है तो क्या वो घूम पाएगा? क्या उसका रोटेशन लॉक हो चुका है? लेकिन तब तुम फोर्स लगा रहे हो तो वो आगे तो जा रहा है ना भाई। अगर आगे जा रहा है तो मैं कहूं कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, क्या इसकी भी v है? क्या इसकी भी v है? अगर कोई पूछ ले पीछे वाला टायर कैसा मोशन कर रहा है तो क्या करोगे? क्या तुम वहीं पे साइकिल खड़ी करके पहले उसको समझाओगे कि ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल में डिफरेंस क्या है? समझाना पड़ेगा भाई। तो पीछे वाला पॉइंट क्या ये ट्रांसलेशनल कर रहा है? अब आगे वाले पे देख लेते हैं। आगे वाले में तो ताला लगा ही नहीं है, क्या आगे वाला घूम रहा है? घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आगे वाला टायर चल भी रहा है और घूम भी रहा है, दोनों काम कर रहा है भाई। ये है फ्रंट व्हील। ये कौन सा है? याद रखना लॉक लगाया गया है इसमें, 2 दिन बाद आगे लेकर के कि सब मेरे हिसाब से तो पीछे वाला भी वैसे ही करना चाहिए जैसा आगे वाला कर रहा है। याद रखना, चोर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन? ये वाला मोशन। ये वाला मोशन कौन सा मोशन है? फ्री एक्सिस। और ये वाला कौन सा है? ये तो रोटेशन मोशन है ही नहीं। फ्री और फिक्स की तो तब बात करेंगे जब रोटेशन होगा। कौन सा है ये? कोई दिक्कत वाली बात? अरे दिक्कत है क्या भाई? आप साइकिल चुरा के घर ले गए, कहाँ ले गए? घर ले गए। घर ले जाके ताला तोड़ दिया। क्या कर दिया? ताला तोड़ दिया। उसके बाद उसको स्टैंड पे खड़ा कर दिया। स्टैंड वो वाला नहीं है जो आजकल आता है, वो पुराना वाला है भाई, जिसपे दूध बेचने जाया करते थे। तो स्टैंड पे ऐसे खड़ा, तुम्हारा फेवरेट काम है क्या? ठीक है, स्टैंड पे खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और अब पैडल को यूं घुमा रहे हो। अरे बचपन में नहीं किया क्या ये सब काम? बचपन बहुत गरीबी में निकला है। हम तो यही करते थे, बारिश होती थी, क्या होती थी? बारिश, तो जहां पानी भर जाता था वहां साइकिल ले जाके खड़ी कर देते थे, स्टैंड पे लगाते थे, घुमाते थे, फिर पीछे से जो भी निकलता था उसके ऊपर पानी गिराते थे भाई। क्या कभी किए नहीं हो क्या? अच्छा बचपन तो तुम्हारा सुपर मारियो में निकल गया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, साइकिल घर पहुंच चुकी है, साइकिल घर पहुंच चुकी है। साइकिल को भाई ताला वाला तोड़ लिया, स्टैंड पे खड़ी कर दी है। अब जैसे ही तुमने स्टैंड पे खड़ी कर दी, उसके बाद अब तुम पैडल घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो? पैडल घुमा रहे हो। क्या साइकिल आगे भाग जाएगी क्या? क्या साइकिल एक ही जगह घूमती रहेगी क्या? अब क्या इसकी एक्सिस तुमने फिक्स कर दी क्या? अगर एक्सिस फिक्स कर दी, क्या मैं इसको फिक्स एक्सिस रोटेशन बोल सकता हूँ? बस खत्म, सब कुछ पढ़ तो लिया, और क्या पढ़ोगे? क्या जान लोगे क्या बच्चे की? ये वाला मोशन कौन सा मोशन है भाई? क्या ट्रांसलेशनल है? क्या ये फिक्स एक्सिस रोटेशन है? और ये है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। देखो भाई, ये वाला तो तुमने पढ़ा है, कौन सा वाला? जे वाला पढ़ा है ना? जे वाला मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, और जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो ये तुमने पढ़ा और ये मैंने पढ़ा दिया, क्या ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोशन। जे वाला और जे वाला दोनों मिक्स कर दो तो जे वाला बनता है। इसका नाम आगे जाकर के पढ़ोगे CRTM। क्या? कार्टून नहीं है, CRTM, कंबाइंड रोटेशनल। कौन सा बेटे? एंड नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन गरीब भाई बंधु आलसी लोग हैं, क्योंकि एक सांस में तो पूरा ले ही नहीं पाएंगे।
4 बार पानी पीना पड़ेगा, इसलिए गरीबों के लिए सीआरटीएम रख दिया गया। क्या रख दिया गया है? सीआरटीएम। सीआरटीएम जब भी बोला जाएगा क्या समझ जाओगे? इसका मतलब कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन इज नोन एज सीआरटीएम। क्या ये तुम पढ़ चुके हो? ये पढ़ाया जाएगा, और ये दोनों पढ़ने के बाद ये क्या खत्म हो जाएगा? क्या साइकिल धुल के ताला वाला टूट के सब कुछ तैयार हो चुका है? क्या रोटेशनल की फील आ गई भाइयों? नोट डाउन दिस। दोबारा मत लिखने लगना ऊपर वाला, भाइयों को बस लिखने से मतलब है। मतलब कुछ लोग तो भाई लिखने के इतने शौकीन होते हैं, बस उन्हें हर समय लिखना है। एक बार तो क्या हुआ कि लिखते लिखते इतने फ्लो में चले गए कि यहाँ बगल में प्रतिज्ञा लिखी हुई थी, वही लिखना शुरू कर दिया भाई। तुमने कौन सी प्रतिज्ञा लिख दी भाई? जल्दी जल्दी फटाफट, जितना भी समझा है अपने शब्दों में लिखें फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट। सजावट बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और कहीं भी स्केल दिखाई नहीं देना चाहिए। वो कहाँ है स्केल वाला? सुलट गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। ये लिख लेना, ये नहीं तो समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या लिखा है। लास्ट 5 सेकेंड्स। और 5-6 पेन रख लो, और नहीं कलर तुम्हें मिल ले कोई। ओ भाई, ये क्या, ये चिल हुए क्यों चल रहे हैं? मतलब सर्कल भी भैया कंपास से बनना है एकदम परफेक्ट। एक भाई ने तो क्या किया, ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया तो काट के दोबारा बना रहा है। डेडिकेशन देख रहे हो भाई का? साइकिल ही बना के रहेगा लग रहा है आज। ले बना ले भाई, बना ले तू। पीछे, लेकिन पीछे ताला लगा देना भाई। पैडल भी चिंता मत करो, मैकेनिक बन जाओगे साइकिल का। बेटे खड़े हो जाओ तुम, तुम्हें कुशाग्र। हाँ हाँ, तुम ही खड़े हो तो हो जाओ। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे क्या तुम यार? नंबर नहीं आए तुम्हारे लेकिन उतने बढ़िया। अच्छा, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं दिख रहा था बुखार। लास्ट है ये, अगली बार बिगाड़ देंगे तुम्हें। ठीक है, कंप्रेस कर देंगे बिल्कुल न्यूक्लियस के साइज का। जितना फ्री स्पेस है ना इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, पूरा फिल कर देंगे, याद रखना। चलिए लिखना स्टार्ट करें। ये कौन बोला? किसकी हिम्मत हो गई इतनी है? भाई का क्या खौफ ही खत्म हो गया क्या मतलब है? चलिए लिखिए, इसके बारे में लिखिए। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, मेरे बारे में लिखो। किसके बारे में लिखना है? और किसी के बारे में लिख सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, all the particles present on the rigid body, all the particles present on the rigid body perform circular motion, perform circular motion in the plane, in the plane parallel to each other, in the plane parallel to each other. Next point, center of all such circle,
center of all such circles lie on a straight line, lies on a straight line perpendicular to the plane of the motion, perpendicular to the plane of the motion, is called axis of rotation, is called axis of rotation. Next point, the speed of particles present on the speed of the particle present on the axis of rotation, axis of rotation is zero, is zero. ये सारी चर्चा किसके बारे में हुई है? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. अगर कोई बोलता है कि एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल दे सकते हैं मोशन ऑफ अ डोर और फैन, फैन, कूलर. क्या आपको डिफरेंस समझ में आ गया ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में? एक और स्टेटमेंट लिख ही लो ये पॉइंट. द एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी, एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी, एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी ब्रैकेट में नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन changes the orientation, changes the orientation during the motion. देखिए ये सब मैंने सिर्फ आपको डिफरेंसेस समझाए जिससे हम अब आगे फिजिक्स में रोटेशनल मोशन को बेहतर तरीके से समझ सकें. इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाकर के पॉइंट ही याद कर रहे हैं, एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी, एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी, रट्टा नहीं मारना. इट इज जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट. ये पॉइंट्स आपको बताए गए जिससे कि कल कभी भी ऐसा कंफ्यूजन अगर आपके सामने आए कि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, अगर कभी ऐसा हो तो फिर हम इन फंडे का यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा. नहीं हो रहा होगा तो ट्रांसलेशनल, और अगर हो रहा होगा तो रोटेशनल. वैसे तो हम जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें से 95% केसेस में तो हमें देख के पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभार 5% केसेस आपके सामने ऐसे फंस सकते हैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़े कि यू विल बी कंफ्यूज कि भैया कि ये जो मोशन है ये ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है. क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है. देखो एक पार्टिकल, कौन? पार्टिकल. पार्टिकल तो हमेशा ट्रांसलेट ही करता है. पार्टिकल का रोटेशनल का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पार्टिकल का अपना कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, कोई भी डायमेंशंस नहीं होते. तो अगर कोई बोलता है कि एक पार्टिकल है तो हमेशा याद रखना कि वो पार्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा. उसके रोटेशन का क्या मतलब है भाई? उसके रोटेशन का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं निकलता. तो अब एक बात समझ आ गई कि यार जब काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग आ रही है तो देख लेते हैं कि क्या आएगी. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी. नोट करें, परफॉर्मिंग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन.
जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, ठीक। मैंने बोला कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप ये कहोगे अब कि अलग अलग पॉइंट की स्पीड अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा कि हर पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट करता जाऊंगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे कि सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, एक एलिमेंट कंसीडर किया और सपोज इसका मास है m1, कितना है इसका मास, और मान लो ये यहां से कितनी दूरी पर है, तो मैं कहूंगा कि यार इसकी स्पीड लिखनी है तो ये v1 होगी, और v1 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू r1। सिमिलरली मैंने यहां पर एक और पॉइंट ले लिया, यहां कहीं मान लो कितनी दूरी पर है r2, तो मैं कहूंगा यार इसकी स्पीड v2 बराबर होगी ओमेगा इंटू r2। क्या ऐसे एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, या अनगिनत पॉइंट है? लोग कहें कितने पॉइंट है, मैं कहूंगा जितने तुम्हारे सर पे बाल, तुम वो काउंट नहीं कर सकते, वैसे मैं भी काउंट नहीं कर सकता। क्या कितने नंबर ऑफ यहाँ एलिमेंट है? लोगों ने कहा काइनेटिक एनर्जी बताओ। मैंने कहा हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास गया और मैंने पूछा बोल तेरी स्पीड क्या है, और स्पीड जैसे ही पता चली तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या इस तरीके से समेशन करता चला जाऊं? अरे कोई दिक्कत? लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी गिवन पॉइंट की स्पीड क्या ओमेगा इंटू आर करके लिखी जा सकती है। तो यहां पर जब मैं स्पीड लिखूंगा तो देखना हाफ कॉमन आ जाएगा, और ओमेगा भी सभी का क्या आ रहा होगा, कॉमन। तो स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो। अरे नहीं आया समझ? अगर तुम अंदर ध्यान से देखोगे तो अंदर बनेगा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहां पर ये टर्म के बारे में नहीं पता नहीं क्या आ गया, इस टर्म का नाम रख दिया हमने आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे कहानी एकदम से पलट जाएगी। इस पूरे टर्म का नाम है आई, और इस आई को बोला जाता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे एक बात तो समझ आ चुकी है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उस गिवन बॉडी का मुझे आई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए। और ये आई क्या है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि यार ऑब्वियस सी बात है, मुझे रोटेशनल मैकेनिक्स और डायनेमिक्स पढ़ना है और वहां एनर्जी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बार बार ये टर्म कैलकुलेट करना होगा। तो एक काम करते हैं ना कि सबसे पहले अलग अलग बॉडीज के लिए टर्म कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ना फिर मैकेनिक्स। तो अब देखिएगा यहां पर जो आई है वो है क्या एक्चुअली में। यहां पे आई वही रोल प्ले कर रहा है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले किया करता था। क्या प्ले किया करता था, मास। जैसे हमें कोई बोले कि मास को डिफाइन कर दो, क्या कर दो, डिफाइन। कैसे करोगे डिफाइन, बताओ भाई, खड़े हो जाओ तुम्हारे पीछे। हाँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम बोलेंगे कि मास बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मास बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चेंजेस का क्या करता है, अपोज करता है। इनर्शिया सुने हो, इनर्शिया? अगर आपसे कोई बोलता है इनर्शिया को डिफाइन करो, क्या इनर्शिया को डिफाइन कर पाते? हम बोलते हैं इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस बॉडी के मोशन में होने वाले चेंजेस का वो बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी। बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी वैलिड है। हमसे कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं कहूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी गिवन बॉडी की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये रोटेशनल मोशन का अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, रोटेशनल मोशन का। जैसे वहां पे मास रोल प्ले करता था वैसे यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम MOI भी लिख सकते हैं, ये किस किस पर डिपेंड करेगा? एक बात बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं? तो यहां पर ये जो आर है, आर ये क्या है, डिस्टेंस। कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और ये है मास। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ मास पर ही डिपेंड नहीं करेगा, वो उस मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा कि मास एक्सिस के अबाउट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई मुझसे पूछे कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है,
तो मैं बोलूंगा एक तो मास, दूसरा उस बॉडी का शेप एंड साइज क्या है, या फिर इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या ये इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा? अगर कोई पूछे कि भाई साहब इसकी एसआई यूनिट बता दो, तो आप देख पा रहे हैं कि एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सीधे सीधे ये केजी और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ ये होगी स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ किसी गिवन बॉडी का ही प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई पूछता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इन दो फैक्टर पर ही डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा नहीं, एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि ये जितने भी आप डिस्टेंसेस ले रहे हैं, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आप कहां से ले रहे हैं? तो फॉर अ गिवन बॉडी अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोला मैंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कल आपसे कोई ये सवाल पूछे, भाई साहब, मैंने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप तुरंत चमका देना, क्या कर देना, चमका देना। ये सवाल अपने आप में गलत है, ये सवाल अपने आप में गलत है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं तो मुझे सबसे पहले उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सा रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर अ गिवन बॉडी अलग अलग एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग। तो आज के बाद जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहला सवाल कि आप ये बताओ कि उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। और अगर कोई कहता है पता नहीं, तो आपको बोल देना कि क्वेश्चन इज इनसिग्निफिकेंट। इस क्वेश्चन का अपने आप में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी गिवन बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उस बॉडी की ही प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस बॉडी पर भी डिपेंड कर रहा है, उस बॉडी का शेप और साइज कैसा है इस पर भी डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ अलग अलग एक्सिस पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बदल दोगे तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट में कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यह बताता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, मास को हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मैं सपोज यहां पर एक रिंग लेता हूं, क्या लेता हूं, रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है, और सपोज मैंने ये बोला कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, क्या है, I1, और इस एक्सिस के अबाउट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I2। क्या ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, पहले मैंने बोला मेरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फिर मैंने बोला ये है। क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर ये रिंग है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेम होगा? नहीं बोल सकते। हम डायरेक्टली अभी क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि I1 की जो वैल्यू है वो I2 के बराबर होगी या नहीं होगी, नहीं। इफ यू विल चेंज एक्सिस ऑफ रोटेशन देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। क्या समझ में आया? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अलग है। ये एक्सिस इसको दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर रही है, और इस एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट देखें तो इस एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम डिस्टेंस r है, कितना है, r, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस 2r है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट एक जैसा है, अलग अलग है? तो भाई डेफिनेटली लोगों ने कहा अच्छा ठीक है समझ आ गया। एक और देखना, सपोज मैंने यहां पर एक रॉड लिया, लेकिन ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इधर तो इसमें लकड़ी लगी हुई है, वुड, क्या लगी हुई है, वुड, और इधर जो है ये आयरन है।
क्या है बेटे? आयरन। मतलब हाफ ऑफ द लेंथ तो वुडन का है और हाफ ऑफ द लेंथ आयरन का है, कौन भारी होगा? ठीक है भाई, ठीक। मैंने कहा कि यार इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2। मैं बस आपसे ये नहीं पूछ रहा कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, मैं तो बस आपसे ये रिलेशन पूछना चाह रहा हूं। ये बताओ कि I1 और I2 में से कौन ज्यादा होगा? कितने लोग कहते हैं कि सर I2 ज्यादा होगा? कितने लोग कहते हैं कि सर I1 ज्यादा होगा? और बीच वाली जनता बराबर। देखो यहां पर I1 इज ग्रेटर देन I2 होगा, क्योंकि हैवी मास कौन है? क्या आयरन है? हैवी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हैवी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा, क्या बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा? तो अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेता हूं तो जो हैवी मास है क्या वो एक्सिस से बहुत दूर है या नहीं है? लेकिन अगर इसको लेता हूं तो हैवी मास पास में है और जो लाइटर मास है वो दूर है। तो पता नहीं वैल्यू क्या होगी, वो तो हम बाद में कैलकुलेट करना सीख लेंगे, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम होगा या अलग अलग होगा? क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप एक्सिस चेंज कर दोगे तो फॉर अ सेम बॉडी चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा भाई, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सिर्फ मास की प्रॉपर्टी है या मास के अलावा और भी फैक्टर पे डिपेंड? और ये बात हमें समझ आ गई है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। और यहाँ पे ये भी याद रखना, ये आपने जितने भी डिस्टेंसेस लिए ये कहां से लिए हैं? एक्सिस से। तो ये जो आई लिखा है ये आई किसके अबाउट है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। किसके अबाउट है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इसको मैं IAOR लिख देता हूँ, छाप लें फटाफट। क्या क्या नहीं है? सोचो भगवान ने क्यों दिया है ये? जंग नहीं लग जाएगी आयरन की तरह इसमें भी, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो? हम्म। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आ गया समझ? इससे पूछ रहा हूँ, आ गया? सोच रहे हो? कटोरा ले लो हाथ में। तो ये फॉर्मूला पहले तो याद कर लो। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की जो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। आज के बाद हाफ mv² नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के मजे लोगे? अरे भाई जीवन हो तो ऐसा हो, जिंदगी तो यही जी रहे हैं।
लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, MOI is that property, MOI is that property due to which it opposes the any change in its rotational motion, due to which it opposes the any change in its rotational motion. Next, MOI tell us about the distribution of mass about axis of rotation. अगर मान लो एक ऐसे रॉड दिया होता तुम्हें, बातचीत नहीं यार बिल्कुल, है ना, और सपोज इस रॉड का यहां से x डिस्टेंस दूरी पर जो लीनियर मास डेंसिटी है वो दिया लैम्डा नॉट x। मतलब अगर आप इस एंड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो लैम्डा बढ़ता जा रहा है। लैम्डा क्या होता है समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से, क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। मतलब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है। तो एक बात बताना, अगर इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, कौन ज्यादा होगा, I1 या I2? कितने लोग कहते हैं I2 ज्यादा होगा, कितने कहते हैं I1 ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया। जितना हैवी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें टर्म आता है mr²। तो अगर m मतलब जो हैवी है उसका m इंटू r आया तो डेफिनेटली वो MOI बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि गारंटी इस बात की कि I1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I2 होगा। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? क्या बेटा क्या कह रहे हैं? भूत बना दे बता रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या वे पुलकित, अगर 1 से छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा? हाँ रुक जा बेटा, तेरे 5 वेरिएबल बनाऊंगा, रुक जा मैं उसकी बातों पे ध्यान मत देना, ठीक है? कुछ लोग सोच रहे होंगे बात तो सही कही है उसने, है? अबे लैम्ड 1 से ज्यादा हो छोटा हो, आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्या ये बात समझ आ गई है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ऑफ MOI। तो देखो यार, कैलकुलेशन में यहाँ पर ये सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि सीक्वेंस आप लोगों ने कहां पे पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में। जैसे कि सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात करी थी। किसकी करी थी? क्या कुछ याद आ रहा है? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब होता था कि उस सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, फाइनाइट हो, और मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत इजीली देख करके ही कैलकुलेट कर पाऊं। क्या क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम कैलकुलेशन ऑफ MOI में सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की। ये बहुत ही आसान होता है। कैसे? देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये रही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक मास यहां रखा हुआ है M1
और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है वो कितनी है r1। एक मास सपोज यहां रखा हुआ है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो कितनी है r2, और आपसे ये बोला जाए कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ i कितना होगा। तो देखो जब भी हमें i निकालना होता है ना तो सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो बॉडी का मास और दूसरा उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस भी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बहुत सारे होते हैं, क्या ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये r1 जो है क्या ये मिनिमम डिस्टेंस है। हमेशा याद रखना, ये गलती करोगे तुम आगे जाकर के, जब हम mr² लिखते हैं, ध्यान से देखना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैंने गया इसके पास, मैंने कहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डायरेक्ट क्या लिखूंगा m1 इंटू r1²। स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल सिर्फ स्केलर एडिशन होगा। इसके पास गए, हमने कहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r2, तो सीधे सीधे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिख देंगे, दैट्स ऑल, खत्म। सर ये तो इधर है तो क्या नेगेटिव नहीं होगा, फालतू की बकवास नहीं होगी बिल्कुल भी। नॉर्मल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो और उन सब का समेशन करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ, समेशन। ये समेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3 + 4 कितना होता है, क्या बात है, आता है तुम्हें, तो बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना है। तो यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 + 4 7 बोलने में कितना वक्त लगता है, आधा सेकंड। क्या स्पीड ऑफ लाइट भी फेल है क्या इसके सामने। तो आज के बाद अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, सो बी केयरफुल, r1 इज नॉट ओनली द डिस्टेंस, r1 क्या है, डिस्टेंस तो j वाला भी है, r1 इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले देख लेना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, क्योंकि अगर बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर बेटे एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं समझ पाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। तब जरूरी थोड़ी है कि एक्सिस हमेशा ऐसे ही दिखाई देगी। मान लो किसी ने कहा भाई साहब इस पॉइंट के अबाउट आपने i1 बताया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताया। अब उसने कहा कि भाई साहब अगर हम अपनी एक्सिस चेंज कर दें, हमारी एक्सिस ये है और ये रखा था m1, क्या रखा था m1, और ये रखा था m2, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपकी एक्सिस ये थी, अब आपकी एक्सिस चेंज हो गई, तो क्या ये डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, क्या अभी भी मैं यही वाला डिस्टेंस लूंगा। कितने लोग सोच रहे हैं यही वाला लेना चाहिए, बोलो तो सही एक बार, हाँ तो बोलो, तुम बोलो, मुंह खोलो, नहीं बोलोगे, क्या मुझे ये डिस्टेंस लेना चाहिए क्या भाई, बिल्कुल नहीं भाई, मैं कौन सा डिस्टेंस लूंगा, ये वाला लूंगा। मान लो ये डिस्टेंस कितना आया r1 डैश, आराम से बता रहा हूँ फंडामेंटल तरीके, क्योंकि इसके बाद नहीं रुकूंगा, इसके बाद सीधे टॉप गियर लगेगा, मैं सवाल दूंगा तुम आंसर दोगे, क्या ऐसा ही होगा क्या, आवाज आ रही है पीछे से, नहीं सवाल भी तुम ही दोगे आंसर भी तुम ही दोगे, फीस पूरी भरी है हमने। एक बात बताओ, क्या इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूं, क्या ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें, सीधे यहां से परपेंडिकुलर डालें, और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये कितना है r2 डैश, और मान लो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है i2, कितना बेटे, तो i2 की वैल्यू क्या लिखोगे, m1 r1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 r2 डैश का स्क्वायर। इस तरीके के गरीब गरीब सवाल अगर तुम्हारे सामने आएंगे, कर पाओगे या छोड़ के भागाओगे, जल्दी फटाफट जल्दी फटाफट। अभी तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पूछ लो, किसी को डाउट नहीं है, ऑल क्लियर, साफ सब कुछ। सर जब कुछ समझ आया तो पूछेंगे, यस सर।
यही कबूतर बना देंगे, बता रहे हैं। सब साफ है भाई? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या ये सब कुछ समझ आ चुका है? क्या आज के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का निकालना है बिल्कुल उतना ही आसान है जैसे तुम्हारे लिए 2 का टेबल है? अच्छा, देख लेते हैं फिर। एक चीज और याद रखना, ये मैंने जनरली ऐसा देखा है, सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ के आए हैं और हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है ना? तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो एकदम से याद आती है किसकी? सेंटर ऑफ मास की। तो लोगों से पूछा गया कि भाई साहब इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो लोगों ने कहा सर एक काम करो, पूरे मास को मेल्ट करके कहां रख दो? सेंटर ऑफ मास पर। चिल्ला चिल्ला कर बोल बोल के गला खराब हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है और तुमने मेल्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल दिया। तो ये कभी मत कर देना ऐसी गलती कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया और पूरे मास को मेल्ट करके कहां रख दिया? सेंटर ऑफ मास पर, फिर निकालने बैठ के। क्या ये सब करोगे क्या? पीछे वाले सोच रहे हैं करना तो यही चाहिए। क्या ऐसा सिखाया गया है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया भाई। अभी बता दे रहा हूँ, पता चले इसमें सेंटर ऑफ मास निकाल के रख दिए वहां पे। चलो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? क्या सबको देख पा रहे हो? इन 4 पार्टिकल को इस तरीके से रखा गया है कि इन को ज्वाइन करने पर, मतलब ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल हैं? पॉइंट पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन किया गया तो ये क्या बन गया है? स्क्वायर। क्या बन गया है? स्क्वायर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कौन आंसर किसने बताया था? टोपू चंद खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये कौन है जिसने आंसर बताया था? खड़े हो जाओ। ये भाई बिना एक्सिस बताए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। भाई ना आओ ना ताओ ना, उसको ये पता कि क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसलिए बोल रहे थे सस्ता लेना बंद करो। थोड़ा ब्रांड इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो तुम? छोड़ दो तो फिर। नहीं छोड़ेंगे नहीं, लेंगे जरूर है। भाई जैसे ही मैंने बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करोगे तुम? मुझे लगा ये बोलोगे चमका देंगे। तो आप ये कहोगे कि सर क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट है। सबसे पहले आप ये बताओ कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप पूछ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, जब आपने बोला है तो बता देते हैं। ये वाली आपकी वाई एक्सिस है। कौन सी एक्सिस? ये एक्स। तो यहाँ पर फाइंड ए पार्ट आई वाई। आई वाई का मतलब ये वो एक्सिस जो अलोंग द वाई एक्सिस है। बी पार्ट आई एक्स। सी पार्ट आई जेड। जेड कौन सी होगी? जो ये ओरिजिन है और यहां से पास कर रही होगी। क्या समझ आ रहा है ये वाली? ठीक है, इन 3 के अबाउट जब निकल जाए तो एक और बता देना। ये वाली एक नई एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम रख देते हैं एक्सिस नंबर 4। क्या रख देते हैं? 4। तो डी पार्ट आपसे पूछा जाएगा उसके बाद I4। समय शुरू। ठंड रखो, पिघल का ही रहे हो। बोलना नहीं है भाई, पता नहीं है क्या? ये उसूल है बोलना तभी है जब पूछा जाएगा। ये देखो क्या लिख रहा है, सर स्केल वाला मैं ऑनलाइन में हूँ। वाह भाई वाह।
आन दो इसको, अगली बार बिल्कुल स्केल की तरह फ्लैट कर देंगे ऊपर से नीचे तक। क्या लग रहा है आज ही करना है बेटे? क्या नहीं करोगे? कर पाओगे? लास्ट टिक, जल्दी से, समय समाप्त। कितने लोग ए पार्ट कर चुके हैं? तो चलिए भाई बंधु, मेरी थोड़ी सी मदद करिएगा, अगर मैं कहीं पे गलती कर दूं तो बता दीजिएगा कि क्या सही करना है। हमें निकालना है आई वाई। देखिए, क्या इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है? एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट दो पार्टिकल का तो जीरो ही हो जाएगा। कौन कौन से? 2 kg और 1 kg, क्योंकि ये जो एक्सिस है क्या वो इसी पार्टिकल से पास कर रही है? अगर कोई एक्सिस पार्टिकल से ही पास कर जाए तो पार्टिकल का डिस्टेंस उस एक्सिस से क्या होगा? जीरो। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं इन दोनों का तो क्या हो गया? जीरो। चलो भाई ये निपट गए। अब आगे बढ़े, इसके पास पहुंचे। अगर मेरी ये एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आप लोग देख पा रहे हैं? कितना है? 2 मीटर। और इसका भी कितना है? तो मैं यहां पर किस तरीके से लिखूंगा? एम आर स्क्वायर, अरे गरीबों आ रहा है, प्लस एम आर स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? तो बताओ ये कितना हो गया? 3 चौक 12। क्या सही लिखा है? कोई है जिसका गलत तरीके से आंसर आ गया हो सही? मतलब सही तरीके से सही आ गया हो? कौन है भाई? अभी मैंने पूछा सही आ गया हो? इतने लोगों का आ गया था? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब आते हैं आई एक्स। क्या इसके अबाउट पूछा गया है? क्या अब इन दोनों का जीरो हो जाएगा? इन दोनों का तो जीरो हो गया, इसका निकालना है और इसका निकालना है। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है जिस जो इसके अबाउट तक है वही इसके अबाउट आएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं 12, तो मैं कोई तकलीफ तो नहीं है? इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बराबर आता है। कि आज के बाद पूछा गया कि चलो बताओ वाई के अबाउट निकालिए, एक्स के अबाउट वही होगा जो वाई के अबाउट है। क्यों? कल कराया तो था क्वेश्चन, बराबर आता है। अरे भैया इस समय डेटा ऐसा लिया गया है कि बाय डिफॉल्ट आंसर क्या आ गया है? सेम आ गया। क्या हमेशा सेम आए ऐसा कोई जरूरी है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय हमें किन चीजों पर फोकस करना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये तीनों चीजें ध्यान रखी जाए, क्या ऐसे सवाल चूरन सवाल है? अब ध्यान से देखिएगा, आई जेड निकालना है। देखिए, क्या ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है? इसका कितना है डिस्टेंस? इसका कितना है? और इसका कितना है? बी केयरफुल, इसका डिस्टेंस क्या ये वाला होगा? ये आपको इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ाया जाएगा कि डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए तो अगर ये साइड लेंथ 2 है, कितनी है? 2, तो ये लेंथ कितनी होगी? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो क्लास के बाद डाउट काउंटर पे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा ध्यान से देखना, 2 kg का ऐसे लिखूंगा, इज्जत से लिख रहा हूं, आराम आराम से, एम आर स्क्वायर। इसका क्या लिखूंगा? 2 इंटू एम आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2√2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है बेटे? क्या लग रहा है, कुछ समझ पा रहे हो? अबे कबाड़ियों को समझ आ रहा है? कुछ ज्यादा ही सस्ता सवाल नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसे सवाल आएंगे, कर पाओगे या नहीं? अब आते हैं ये, आर्ट के अलावा भी तो कुछ आ रहा होगा। सोलह कितने लोगों का आ रहा है? 16 16 16, बोलो, मुंह खोलो। 16 16 तो मेरा भी आ रहा है। देख लो कितने लोगों का 16 आ रहा है। और 8, और क्या चल रहा है लेटेस्ट मार्केट में भाव? क्या चल रहा है जल्दी बताओ। इसके अलावा भी तो चल रहा होगा कुछ। 8 16, किसका आ रहा है? 32। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और आवाज तो वहां से आई थी। कितना आ रहा है? बैठो। चलो भाई, ये वही लोग हैं जिन्हें आंसर निकालने से मतलब है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम। क्या अभी इस समय मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है भाइयों? अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इसका और इसका क्या जीरो होगा क्या?
क्या ये एक्सेस इन गिवन पार्टिकल से पास कर रही है? अब बचे कौन? 2 kg और ये 2 kg। मैंने पूछा इसका बताओ लोहन का ऐसा डिस्टेंस दिख नहीं रखे तो सर इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? चिल्ला चिल्ला करके बताया था आर आर होता है या मिनिमम डिस्टेंस होता है? क्या बेटा मिनिमम डिस्टेंस ये होगा या परपेंडिकुलर होगा? अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस क्या इसका आधा हो जाएगा? क्या ये √2 होगा? तो 2 इज द मिनिमम या √2? क्या इसके लिए भी √2? m इंटू √2 का स्क्वायर। क्या क्लियर है भाई? ये तो एक का आया। कितने का आया? एक का। लेकिन ऐसे कितने हैं? एक या दो? है तो 4, लेकिन 2 का क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्या सभी को समझ आ गया क्या? भैया जल्दबाजी में पिघलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो इस तरीके का सवाल बनाएगा, ऐसी एक्सिस देगा और डिस्टेंस खुद देगा। वो खुद देगा कि ये वाला डिस्टेंस यहां से ये है, और तुम पिघल जाओगे। पिघलना नहीं है, एकदम सख्त रहने का। क्या समझ में आ रहा है भाई? हम अपना दिमाग खुद लगाएंगे, खुद देखेंगे कि जो डिस्टेंस इसने दिया है वो मिनिमम है या नहीं है। एकदम से क्वेश्चन देख करके पिघल गए, क्या हो गए? पिघल गए तो निपट जाओगे। क्या हो जाओगे? क्या इस तरीके के 2-2 कौड़ी के सस्ते सस्ते सवाल अगर तुम्हारे सामने आते रहेंगे, देखते ही छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूं दोबारा से, क्या कर पाओगे? तो इसमें क्यों करें, अगले सवाल में करेंगे ना भाई। क्या हुआ यार? नहीं ये तो अलाउड ही नहीं है ना, ये सब तो। ये 3 पार्टिकल हैं, जिसमें से एक 1 kg का है और 2 kg के हैं। इन तीनों पार्टिकल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता है। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड लेंथ है वो 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। ठीक। फाइंड ए पार्ट आई वाई। अब थोड़ा फास्ट कर देना है ना, अब ज्यादा समय वेस्ट मत करना, नहीं तो उठा के लात घूंसे मार के बाहर निकाल दूंगा। आई एक्स, आई वाई और आई जेड। टेन, 6 और 10, 6, 16। देख लो कवाड़ियों, खुद से करो। अगर बिना अटेम्प्ट किए तुमने देखा ना, करो करो जल्दी बताओ भाई, अभी पता चल जाएगा तुम।
देखिएगा भाई, समय समाप्त। कितने लोगों का आ चुका है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या बताना चाहिए क्या भैया? अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्या इसका जीरो हो जाएगा? अगर ये एक्सिस है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हम 2 मीटर देख पा रहे हैं? और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो आपको समझ में आ रहा है ये जो लाइन है यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? इसको मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मैंने सुना है तुम्हारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग रही है, 10th क्लास तक तो थी ही, वो बात अलग है, अब यहाँ पे आके बहुत गजब की बेइज्जती हो गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आई एक्स की। किसकी? क्या इसके अबाउट इन दोनों का जीरो हो जाएगा? लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये 2 है और ये 60 डिग्री है तो क्या ये डिस्टेंस निकाल पाओगे? ये होगा 2 sin 60। कितना होगा? 2 sin 60। क्या ये वैल्यू आ गई? आई जेड निकाल पाओगे? अब देखो ये रही जेड एक्सिस, ये ऐसे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 2 मीटर होगा? और ये भी कितना होगा? 2 मीटर। नहीं आया समझ? तो इसका क्या लिखोगे इस एक्सिस के अबाउट? 2 इंटू आर स्क्वायर, 2 इंटू आर स्क्वायर। क्या वही लिखा गया? एक और लिख लो फिर सवाल। इसका सेंट्रॉइड दिखाई दे रहा है? अच्छा, जानते हो सेंट्रॉइड क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? तो ये सेंट्रॉइड है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 है। क्या है? I4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I4। फाइंड द वैल्यू ऑफ I4। देखो ये तो पता ही होगा कि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से सेम होगा। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा। अच्छा, ये नहीं पता होगा तुम्हें, जे आर कैसे निकालते हैं पता है क्या? क्या आ रहा है बताओ? ये देखो गरीबी देखो, कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? 2/√3। घर पे निकालना, बहुत टफ सवाल बोला जाता है इसको, ओलंपियाड में भी पूछा गया था कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आधी जनता फैल गई थी, आधी जनता फैल गई थी। एक्चुअली नालाई को गधो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये 30 डिग्री होगा? कितना? 30। और वैसे पता होना चाहिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सब जानते नहीं हो? जानते हो? और नहीं तो ऐसे देख लो, गरीबी है तो बिल्कुल ये एक है, ये क्या है? एक। और ये आर है, तो cos 30 बराबर तो क्या बता रहा हूँ, हट। I4। क्या भाई? I4। क्या सभी का डिस्टेंस सेम है? तो सीधे सीधे ऐसा लिखा जा सकता है, टोटल मास कितना हो गया? 5 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 2/√3 का स्क्वायर। क्या गरीब भाई बंदो को समझ में आ रहा है? तो यहां से 4 पंजे 20 बड़े 3। कोई है जिसका गलती से सही आया था? तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल बहुत टफ है या बहुत आसान है? क्या इस तरीके के सवाल हमारे सामने आएंगे क्या तुरंत कर देंगे? बी केयरफुल, थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी, वो भी वो वाली मैथ्स जो 8th 9th में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? 8th 9th में। अगर वो वाली मैथ्स आती है, क्या हमारे लिए डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम MOI कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है या नहीं? चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। होमवर्क लिखिएगा फटाफट, कल से कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट पेपर में डाउट है कोई? एक आधी क्वेश्चन में हो सकता है। चूरन था पेपर, कितना था? चूरन। अबे शीट इधर दे दो, कि तुम ही डिसाइड करोगे कहां से देना होमवर्क, पेज पलट के दोगे? कवाड़ी बना देंगे नालायक, पेज पलट के दे रहे हैं कि यहाँ से दीजिए सर। लिखो भाई, होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज O2 में, एक्सरसाइज O2 में ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं बचे, गिने चुने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो खौफ खत्म हो गया है क्या? पूछ लो थोड़ा। O2 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्या करने हैं? कंप्लीट। जेई मेंस में, जेई मेंस में
1 से 5, जेई मेंस में 1 to 5, O2 कंप्लीट, HCV में CM की सॉल्ड एग्जांपल्स, कौन से एग्जांपल? सॉल्ड एग्जांपल्स सारे कर लेना कंप्लीट। क्या लगता है ये हो पाएगा? चलिए कल करते हैं मुलाकात। जो भी डिस्कशन है वो कल कंटिन्यू होगा भाई, है ना? एक काम था, मैं ना बैच चेंज के लिए बोला था पर टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, काम करवा